एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मतलब कि जब हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तब वो दिखता कैसे है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका अपीयरेंस कैसा रहता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मॉर्फोलॉजिक हॉलमार्क्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो वेसोडाइलेशन होता है, और वेसोडाइलेशन के वजह से वहाँ से उन ब्लड वेसल्स से फ्लूइड लीक आउट होता है। तो जब वो फ्लूइड लीक आउट हुआ ब्लड वेसल से और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, वो लीक्ड फ्लूइड ट्रांसयूडेशन एक्सयूडेशन हुआ, तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एडीमा, पानी भर जाएगा वहाँ पर, तो वो एडीमा हो गया। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में ल्यूकोसाइट्स भी भर जाएंगे, है ना, वहाँ उस एरिया को हील करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन वाले एरिया को ठीक करने के लिए। तो ये हो गए 3 मॉर्फोलॉजिक हॉलमार्क्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। सबसे पहला डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू। अब हम आते हैं सबसे पहला स्यूडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन में। इसमें हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। ये सारे जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं ये सारे हम पढ़ेंगे 6 प्रकार के। सीरियस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, सुप्यूरेटिव या फिर पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन जिसको हम एब्सेस कह देते हैं, हीमोरैजिक इन्फ्लेमेशन, कैटरल इन्फ्लेमेशन। कैटरल मतलब कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, चाहे वो नाक की नेजल म्यूकोजा हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा हो, या फिर वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की म्यूकोजा हो, क्या वो जेनिटो यूरिनरी म्यूकोजा है, कोई भी म्यूकोजा, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम कैटरल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एंड देन मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। आइए सबसे पहले हम स्यूडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी म्यूकस सरफेस है, चाहे वो ओरल कैविटी में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, या फिर हमारे बॉवल्स की जो म्यूकस लाइनिंग है, वो सारे म्यूकस सरफेसेस में जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चल रही है, या तो किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, डिप्थेरिया के टॉक्सिन्स, या फिर वहाँ पर जो गैसेस बन रही हैं उनके वजह से वहाँ पर जो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चल रही हैं उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, उनको हम कह देते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। अब जैसे हम बॉवल्स को ले लें, इंटेस्टाइन्स की बॉवल्स को ले लें, इंटेस्टाइन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को ले लें, जो माइक्रोविलाय है हमारे इंटेस्टाइन्स में, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो किन कारणों से हो सकता है? या तो वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट्स, वॉर्म्स वहाँ पर पनप रहे हैं, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना सड़ रहा है वहाँ पर पड़े पड़े, जो हम या तो ओवर ईटिंग से लिए हैं, या तो हमने कुछ जंक बहुत एक्सेस खाया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं हम, जिसके वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स में इतनी सड़न हो रही है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हमारे एलिमिनेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसके वजह से वहाँ पर बहुत गैस बन रही है, हमारे पेट पर, हमारे बॉवल्स में बहुत गैस बन रही है। तो ये सब कारणों के वजह से वहाँ की म्यूकस लाइनिंग पूरी नष्ट होती जाती है, वहाँ पर खराब होती जाती है, वहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, अल्सर्स, बहुत वहाँ पर परफोरेशंस, है ना। ये सब हम जो पढ़ते हैं पैथोलॉजी में, जो भी बीमारियाँ इंटेस्टाइन्स की, तो ये सब वहाँ पर सड़न के वजह से, वॉर्म्स के वजह से, टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, पैथोलॉजिकल टॉक्सिन्स, वो सब के वजह से होता है। तो वहाँ पर जो भी सड़न हुई, वहाँ पर जो भी अब इन्फ्लेमेशन अब शुरू हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर उस इन्फ्लेमेशन को हम कह देते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ denudation of epithelium, plasma exudes on the surface
where it coagulates and together with necrosed epithelium forms false membrane that gives this type of inflammation its name. अब हम इसको स्यूडो मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, तो झूठी मेम्ब्रेन बन रही है। तो हमारे म्यूकस लाइनिंग में, म्यूकस सरफेसेस में एक झूठी मेम्ब्रेन क्यों बन रही है? जैसे हमारे थ्रोट में जो हम डिप्थेरिया जब हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जब हम डिप्थेरिया बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे थ्रोट में भी एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही है। हमारी थ्रोट की म्यूकस लाइनिंग में एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही है। उसी तरीके से हम जब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पढ़ते हैं इंटेस्टाइन्स की, तो हमारे इंटेस्टाइन्स के म्यूकसल लाइनिंग में एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। तो वो स्यूडो मेम्ब्रेन कैसे बन रही है? क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग में एपिथेलियम होगी, है ना, वो एपिथेलियम नष्ट हो जाती है। चलिए हम इंटेस्टाइन्स का एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन्स की म्यूकोजल लाइनिंग की जो एपिथेलियम है वो नष्ट हो गई। वहाँ पर कैसे नष्ट हो गई? जो मैंने आपको कारण बोले, वहाँ पर गैसेस बन रही, सड़न हो रहे, खाना सड़ रहा है, वहाँ पर कीड़े पनप रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके वजह से म्यूकोजल लाइनिंग की जो एपिथेलियम है वो नष्ट हो गई। अब वो नष्ट होने के वजह से वहाँ पर प्लाज्मा लीक आउट हुआ, म्यूकोजल सरफेस में प्लाज्मा लीक आउट हुआ। अब वो प्लाज्मा लीक आउट हुआ तो अब वो जो नेक्रोस्ड एपिथेलियम थी, जो म्यूकोजल एपिथेलियम जो पूरी खराब हो गई, डैमेज हो गई, उसके साथ वो प्लाज्मा मिलकर एक झूठी एपिथेलियम बना देगा, एक झूठा मेम्ब्रेन बना देगा, स्यूडो मेम्ब्रेन बना देगा। इसीलिए हम उसको स्यूडो मेम्ब्रेन कह देते हैं। इसके डायग्राम देखते हैं। ये हम कोलोन देख रहे हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक झूठी मेम्ब्रेन बन गई है, फॉल्स मेम्ब्रेन। कैसे बनी? सबसे पहले इंटेस्टाइन्स में जब सड़न हुई तो इंटेस्टाइन्स की म्यूकोजल एपिथेलियम जो थी उसमें नेक्रोसिस हुआ, वो खराब हुई तो वहाँ से प्लाज्मा लीक आउट हुआ। प्लाज्मा लीक आउट जब हुआ तो वो उस नेक्रोस्ड एपिथेलियम के साथ मिलकर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बना दिया, है ना। ये देखिए ध्यान से डायग्राम, आप कोलोन का देख लें, यहाँ पर भी देख लें, ये भी कोलोन, डाइसेक्टेड कोलोन है, यहाँ पर भी पूरी स्यूडो मेम्ब्रेन बन चुकी है। ये देखिए स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया है। यहाँ पर कोलाइटिस मतलब कि कोलोन में इन्फ्लेमेशन। देखें यहाँ पर डाइसेक्टेड वाला, यहाँ पर एंडोस्कोपिक इमेज दी है राइट साइड में। यहाँ पर दे दिया है कि किसी क्लोस्ट्रीडियम डिफाइसिल जो बैक्टीरिया है उसके वजह से वो कैसे यहाँ पर स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रहा है। उसने पहले कोलोन का कोलोनाइजेशन किया। देखिए हम नेचुरोपैथी में हमेशा पढ़ते हैं कि जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज। जर्म्स कभी भी हमें सबसे पहले नुकसान नहीं पहुँचाते। क्या आपको पता है हमारे गट में 2 kg के लगभग हमारा गट माइक्रोबायोम है। मतलब हमारे पूरे शरीर को, हमारे पेट को, हमारे गट को हमारे प्यारे बैक्टीरिया ही, हमारे माइक्रोबायोम ही हमारे खाने को पचा रहे हैं, हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं, हमारा विटामिन B12 बना रहे हैं, हमें पूरा जिंदा रख रहे हैं। तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि ये प्रकृति ने, जिन कुदरत ने, जिन परमात्मा ने ये माइक्रोबायोम बनाया हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर भी, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम नेचुरोपैथी में पढ़ते हैं कि जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज। क्या है? जर्म्स आर ओनली फाउंड इन डिजीज्ड कंडीशन। जब हम अपने बॉडी का कचरा करेंगे, जब हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, जब हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे, जब हम कुदरत में नहीं वक्त बिताएंगे, तब हमारे शरीर पूरा कचरा से भर जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन्स कचरे से भर जाएगी। उसके बाद जाके वहाँ पर हार्मफुल कीड़े पनपेंगे। जैसे किसी कचरे में ही कीड़े आते हैं ना, मक्खियाँ, मच्छर आते हैं ना, साफ जगह पे तो नहीं आते। इसीलिए अगर हमारी इंटेस्टाइन्स पूरी लोडेड है, इतने महीनों सालों के
खाने से कॉन्स्टिपेशन हुआ पड़ा है, वहाँ पर गैस भर चुकी है, इतनी सड़न हो रही है, तब जाके वहाँ का गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होगा, तब जाके वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ पर नुकसान पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन हुआ, क्लोस्ट्रीडियम डिफाइसिल बैक्टीरिया ने यहाँ पर हमारे गट के जो एपिथेलियम है, म्यूकोजल एपिथेलियम, उसको नष्ट किया, एपिथेलियल सेल डैमेज हुई, उसके वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ। अब उसके वजह से जो प्लाज्मा अंदर से लीक आउट हुआ था वो नेक्रोस्ड एपिथेलियम के साथ मिलकर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बना देगा। यही है हमारे स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इस डायग्राम में भी हम बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की ही बात कर रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफाइसिल के वजह से जो स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही है। नेक्स्ट हम आते हैं अल्सर्स पे। तो अल्सर्स में क्या होता है कि अल्सर एक लोकल डिफेक्ट है या फिर एक्सकवेशन है, मतलब कि एक गड्ढा, आप मान लो एक लोकल डिफेक्ट, मतलब कि एक लोकल एरिया में एक गड्ढा हो गया। एक्सकवेशन मतलब कि कोई चीज को बाहर निकाल लेना, है ना। तो यही होता है कि हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग हो गई या बॉडी के कोई भी ऑर्गन हो गया, उसका कुछ एक पर्टिकुलर लोकल पार्ट में डिफेक्ट हो गया है, उसके वजह से वो पार्ट का एक्सकवेशन हो गया, मतलब वो पार्ट खराब होके वहाँ पर गड्ढे बन गए, उनको हम कह देते हैं अल्सर। ठीक है, अल्सर्स आर लोकल डिफेक्ट या फिर एक्सकेवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाय स्लॉगिंग या शेडिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक टिश्यू। यही है, मतलब कि जो टिश्यू में नेक्रोसिस हो गया था, ठीक है, जो टिश्यू में सड़न हो गई, नेक्रोसिस हो गया, वो एरिया खराब हो गया, वो एरिया खराब होके झड़ जाता है ना, निकल जाता है, एक्सकवेशन हो गया, उस सड़े हुए उस खराब नेक्रोस्ड टिश्यू की झड़न हो गई, मतलब वो झड़ गई नेक्रोस्ड टिश्यू, जिसके वजह से वहाँ पर गड्ढे बन गए, वही हैं अल्सर्स। इनका कॉज क्या है? अल्सरेशन कैन अकर ओनली व्हेन टिश्यू नेक्रोसिस एंड रिजल्टेंट इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट ऑन और नियर द सरफेस। मतलब कि अल्सरेशन कब होगी? जब उस टिश्यू में, उस पर्टिकुलर टिश्यू में नेक्रोसिस हो। नेक्रोसिस का मतलब ही है डेथ ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो वहाँ पर टिश्यू खराब हुए, डेथ हुई वहाँ के सेल्स की, उसके वजह से वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हुई, वो दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तब जाके वहाँ पर वो गड्ढे बनाएंगे, अल्सर्स बनाएंगे। क्या क्या कॉमन साइट्स हैं हमारे अल्सरेशंस की? ऊपर से लेके नीचे तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुंह पर आएंगे, ठीक है। हमारे माउथ अल्सर्स बन जाते हैं कई बार जब हमारा पेट गर्म होता है। फिर हमारे पेट में, डुओडेनम में अल्सर्स बनते हैं, जिनको हम पेप्टिक अल्सर्स कह देते हैं। स्टमक और डुओडेनल अल्सर्स को हम पेप्टिक अल्सर्स कह देते हैं। फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में भी अल्सर्स बन जाते हैं, टाइफॉइड फीवर के वजह से, ट्यूबरक्लोसिस के वजह से, बैसिलरी एमीबिक डिसेंट्री में भी अल्सर्स बनते हैं। एमीबिक डिसेंट्री में एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से वहाँ पर अल्सर्स बनेंगे। फिर हम और नीचे पहुँच जाते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब कि हमारे पैरों में भी अल्सर्स बन जाते हैं। ये आपने ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखा होगा, या फिर उन लोगों में जिनकी ब्लड सर्कुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटी तक, मतलब कि पैरों तक खून नहीं पहुंच रहा है अच्छे से। सीधी बात, या तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, या तो अगर हार्ट अच्छे से पंप कर भी रहा है तो भी हमें या तो कोई डेफिशिएंसीज हैं, एनीमिया हो गया, या फिर हमारी लंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है जिसके वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं अच्छे से आ पा रही है, या फिर कोई भी सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस है हमारे, या तो आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, या फिर हमारी वेन्स में कोई दिक्कत हो गई है। तो ये कोई भी सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस के वजह से
या फिर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीजेस के वजह से, या फिर हार्ट पंपिंग अच्छी नहीं है, कोई भी रीज़न के वजह से जब हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी पैरों तक खून नहीं पहुंचता अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं पहुंचते, तो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के भी टिश्यूज सड़ने लगेंगे, उनकी भी डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा। उसके वजह से भी जो इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर तो उस एरिया में बन जाएंगे हमारे अल्सर्स। ठीक है, सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन ओल्डर पर्सन्स हु हैव सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस दैट प्रीडिस्पोज टू एक्सटेंसिव नेक्रोसिस, है ना। मतलब कि कोई भी सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस हो हमारे शरीर में, उसके वजह से हमारे पैरों तक खून अच्छे से नहीं जा पाएगा, उसके वजह से उस एरिया का एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाएगा। मतलब कि हमारे पैरों की सीधी सी बात, हमारे पैरों के सेल्स में डेथ होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर उन सेल्स को ठीक से खून, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ठीक से पहुँच ही नहीं रहे हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा, क्योंकि सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस है। अब यही अल्सर्स अगर एक्यूट स्टेज में है ना, हम उसमें भी पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की, जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्यूट अल्सर्स पढ़ेंगे और क्रॉनिक अल्सर्स पढ़ेंगे। तो हम उसमें भी देखेंगे कि एक्यूट अल्सर्स जब जीआईटी में बनते हैं, तब एक्यूट अल्सर्स जब होते हैं तो उनमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स को हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तो जब एक्यूट स्टेज में हमारे अल्सर्स की जो बाउंड्री है ना, उनमें पॉलीमॉर्फ्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा। मतलब पॉलीमॉर्फ्स वहाँ पर, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा भरे पड़े रहेंगे, वहाँ का एरिया में वेसोडाइलेशन हुआ रहेगा। लेकिन यही अल्सर्स जब बहुत लंबे समय तक रहते हैं और वो क्रॉनिक बन जाते हैं, तब वहाँ पर कौन आ जाएंगे, उन न्यूट्रोफिल्स को कौन रिप्लेस कर देगा? उन न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस कर देगा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस। ये हमने सबसे पहली वीडियो इन्फ्लेमेशन की, इसमें भी वही बात किया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में डोमिनेंट WBCs न्यूट्रोफिल्स रहते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेज वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ वो क्रॉनिक अल्सर वाले एरिया में ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स तो आ ही जाएंगे, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर ना अब हीलिंग भी होने लगेगी। लेकिन कौन सी हीलिंग? रिपेयर वाली हीलिंग, मतलब कि जिसमें ओरिजिनल टिश्यू रिप्लेस नहीं होता। वहाँ पर स्कार टिश्यू बनने लगता है, फाइब्रस टिश्यू बनने लगता है, कोलेजन डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है फाइब्रोब्लास्ट्स के द्वारा। फाइब्रोब्लास्ट्स ही वहाँ कोलेजन बनाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट का बहुत सारा प्रोलिफरेशन होगा वहाँ पर कोलेजन ले डाउन होगा और फिर स्कार टिश्यू वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारे क्रॉनिक कंडीशन में। हम पढ़ेंगे अच्छे से किस चीज़ में, वुंड हीलिंग में हम पढ़ेंगे कि कौन से वुंड में स्कार बनते हैं, कौन से वुंड में स्कार नहीं बनते, रिपेयर का मतलब क्या है और रीजनरेशन का मतलब क्या है, हम सब वुंड हीलिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आ गया हमारा सुप्यूरेशन या फिर एब्सेस फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके खिलाफ जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले सेल्स, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNLs, पॉलीमॉर्फ्स कह देते हैं उनको, है ना। तो वहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आ गए हैं, वहाँ पर जो अब न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसके वजह से वहाँ की टिश्यू की डेथ होगी, वहाँ टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, एक गड्ढा बन जाएगा, और उसी को हम कह देंगे, उस कैविटी को, उस नेक्रोस टिश्यू वाली कैविटी जो बन गई, अब उसको हम एब्सेस कह देंगे।
वो एब्सेस में अब पस भरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो एब्सेस बना उसको हम सुप्यूरेशन कह देते हैं। जिन बैक्टीरिया के वजह से सुप्यूरेशन मतलब कि एब्सेस बना, उन बैक्टीरिया को हम पायोजेनिक बैक्टीरिया कह देते हैं। और जो गड्ढे में जो एब्सेस बना है उसमें जो पस भरा हुआ है वो पस एकदम क्रीमी है, ओपेक है। और वो पस में क्या क्या है, उस पस में मरे हुए न्यूट्रोफिल्स या फिर जिंदा न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, वहाँ पर कुछ रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, वहाँ पर डेथ हुआ जो टिश्यू है वहाँ का, उन डेड टिश्यू डेब्रिस, और वहाँ पर फाइब्रिन भी होगा, क्योंकि जिस टिश्यू में भी नेक्रोसिस होता है वहाँ की ब्लड वेसल्स भी खराब होती हैं, वहाँ से फाइब्रिन लीक आउट होता है, वहाँ पर ब्लड कोएगुलेशन हो जाता है, वहाँ पर क्लॉटिंग होती है उस एरिया में। और क्लॉटिंग किससे बनती है? फाइब्रिन मेशवर्क से बनती है ना। इसलिए वहाँ पर फाइब्रिन भी होंगे, मरे हुए बैक्टीरिया भी होंगे। तो पस में क्या क्या है? पस किस चीज़ से बना है? डेड, लिविंग न्यूट्रोफिल्स, दोनों मरे हुए और जिंदा न्यूट्रोफिल्स दोनों रहेंगे। कुछ रेड ब्लड सेल्स होंगे, कुछ फाइब्रिन भी होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ब्लड कोएगुलेशन भी हुआ होगा। अगर वहाँ पर टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पर कोएगुलेशन भी होगा। कोएगुलेशन कौन करवाता है? फाइब्रिन मेशवर्क बनता है। जब पूरा फुल क्लॉट बन जाता है तो वहाँ पर फाइब्रिन भी होंगे, और वहाँ पर जो डेड टिश्यू थे उनके डेब्रिस भी होंगे, मतलब डेड टिश्यू के फ्रैगमेंट्स वहाँ पर होंगे, और वहाँ पर मरे हुए बैक्टीरिया भी होंगे। और अगर वो पस पुराना हो गया है तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस। और ओल्ड पस में कुछ कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स भी हमें मिलेंगे। तो समझ आ गया पस कैसे बनता है, एब्सेस या फिर सुप्यूरेशन कैसे हुआ वहाँ पर। अब ये जो पस बना था उस पर्टिकुलर एरिया में, वो पस या तो सरफेस में, हमारे बॉडी सरफेस में, या तो डिस्चार्ज होगा। कब डिस्चार्ज होगा हमारे बॉडी सरफेस पे? जब टॉक्सिन्स का लेवल मतलब इतना ज़्यादा अंदर पस बन गया है हमारे बॉडी में कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है कि अब वो स्किन के थ्रू वो पस, वो टॉक्सिन्स सब बाहर निकलेंगे, है ना। या फिर सर्जन को भी एक छोटा सा इंसिजन देकर उस पस को ड्रेन करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो यहाँ पर भी स्कारिंग ही होगी, मतलब कि स्कार टिश्यू ही बनेगा, फाइब्रस टिश्यू बनेगा। कोलेजन डिपोजिशन एक्सेस होकर फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा वहाँ पर एक्सेस कोलेजन डिपोजिशन होगा, स्कार टिश्यू बनेगा। लेकिन पूरी तरीके से रिजोल्यूशन मतलब कि वापस उस पूरे नेक्रोस्ड टिश्यू वापस उसी सेम टिश्यू से रिप्लेस नहीं होगा, रैदर देन वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू, स्कार टिश्यू से वो एरिया रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं एब्सेस फॉर्मेशन के। एक दिया है बॉयल्स या फिर फ्यूरंकल्स, जिसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स के थ्रू हमारे स्किन से पस बाहर निकलता है। और एक दे दिया है कार्बंकल, जो कि अनट्रीटेड डायबिटिक्स में देखा जाता है। ये हमने रॉबिन से डायग्राम ले लिया है। यहाँ पर सुप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है, यहाँ पर पस भर गया है। पस में एब्सेस में क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स, एडिमा, फ्लूइड और सेल्यूलर डेब्रिस, मतलब कि वहाँ पर एडिमा भी हुआ होगा। अगर वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पर पूरा पानी भी भरा हुआ होगा उस पस में, उस न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, मरे हुए न्यूट्रोफिल्स और जिंदा न्यूट्रोफिल्स भी होंगे। वहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट्स मतलब कि आरबीसीज, फाइब्रिन, वो सब भी मिल जाएंगे। हमें वहाँ पर डेड बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे। और अगर वो पस बहुत पुराना हो गया है तो वहाँ पर हमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स, वो सब भी दिखेंगे अगर ओल्ड पस है तो आपको अब समझ आ गया कि पस में क्या होता है, सुप्यूरेशन क्या होता है, एब्सेस क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन में।
यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, उनकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स से लार्ज हाई मॉलिक्यूलर जो प्रोटीन्स होते हैं वो लीक आउट होने लगते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड वेसल्स से लार्ज हैवी मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट नहीं होते, लेकिन जब हमारे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, उनकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रिनोजन वहाँ से लीक आउट होकर एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में पहुँच जाएंगे। अब जो फाइब्रिनोजन जो लीक आउट हुआ ब्लड वेसल्स से, अब वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में पहुँचकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, और उसके वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो होगी उसको हम कह देते हैं फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन। कौन से एरियाज हैं जहाँ पर फाइब्रिनस एक्सुडेट्स पाए जाते हैं? हमारे मेनिंजेस में पाए जाएंगे, पेरिकार्डियम में और प्लूरा में। ठीक है, याद रखें। Fibrinous exudate is characteristic of inflammation in the lining of body cavities, जैसे कि meninges, pericardium, pleura। मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी की कैविटीज है, प्लूरल कैविटी जो कि लंग्स की कैविटी है ना, लंग्स के अराउंड जो प्लूरल कैविटी है उसमें हो जाएगा फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन। फिर हमारे जो हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियल कैविटी है, जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, उनमें देखा जाएगा फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन। फिर हमारी जो मेनिंजीज हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, पिया मेटर, ये 4 है लेयर्स हमारी मेनिंजेस की। तो यहाँ पर भी फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन हमें दिखेगा। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखेगा? माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन को देखेंगे तो हमें फाइब्रिन मेशवर्क जैसे थ्रेड्स दिखेंगे, जो कि इओसिन से स्टेन होकर पिंक कलर के दिखेंगे, इओसिनोफिलिक मेशवर्क ऑफ थ्रेड्स। या फिर कभी कभी वो एक अमॉर्फस कोएगुलम के तरह भी दिखेंगे, मतलब एक क्लॉट की तरह भी दिखेंगे जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फिर ये जो फाइब्रिनस एक्सुडेट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, वो नॉर्मली तो उनका फाइब्रिनोलिसिस हो जाता है। हमारे ब्लड में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लाज्मिनोजन प्रोटीन, वो फाइब्रिन के क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर वो हैं तो वहाँ के मैक्रोफेजेस उन फाइब्रिनस एक्सुडेट को क्लियर आउट कर देंगे, उनका फैगोसाइटोस कर देंगे। लेकिन अगर यही फाइब्रिन के एक्सुडेट इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर नहीं हटाए गए तो वो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन करवा देंगे। ये हमारे रॉबिन्स की फोटो है, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि यहाँ पर किसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है? फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियम में, है ना, इसलिए उसको पेरिकार्डाइटिस कह देते हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस मतलब कि पेरिकार्डियम में फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन हो गया है। यहाँ पर जो हम माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर पिंक मेशवर्क मतलब कि यहाँ पर इओसिन से स्टेन किया गया है उस पेरिकार्डियल टिश्यू को। इओसिन स्टेन से वहाँ पर हमने स्टेन करके जब देखा तो वहाँ पर हमें पिंक मेशवर्क दिख रहा है फाइब्रिन एक्सुडेट्स का। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्यूलाइटिस पे। सेल्यूलाइटिस क्या है? ये है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज का डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज्ड नहीं है, ये सॉफ्ट टिश्यू का पूरा फैला हुआ, पूरे बहुत सारे एरिया में पूरा डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हुआ है सॉफ्ट टिश्यू का। हियालुरोनिडेज ये एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये सब इन
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। अगर किसी सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी पैथोजेनिक इन्वेजन, बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ है, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तब उन्होंने सिक्रीट किया एंजाइम हियालुरोनिडेज। उस हियालुरोनिडेज एंजाइम ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर दिया। उसके वजह से उस सॉफ्ट टिश्यू में पूरा डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन जो हुआ उसको हम सेल्यूलाइटिस कह देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड का इन्फेक्शन। ब्लड में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो 3 तरीका का है, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, पाइएमिया। बैक्टीरियमिया मतलब कि हमारे ब्लड में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाने जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ब्लड में, बस वो ब्लड में प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया, लेकिन ब्लड में वो तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन को हम कह देते हैं बैक्टीरियमिया। एमिया मतलब कि रिलेटेड टू ब्लड, जैसे कि अनेमिया, ठीक है। तो बैक्टीरियमिया मतलब कि ब्लड में बैक्टीरिया, सिंपल। देन सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया में क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल पायोजेनिक कोकाई, ये हो गया सेप्टिसेमिया। बैक्टीरियमिया में ब्लड में बैक्टीरिया तो था लेकिन वो तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। सेप्टिसेमिया में ब्लड में पायोजेनिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं और वो तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पाइएमिया। पाइएमिया में क्या है, अगर किसी जगह पर सेप्टिक थ्रोम्बाई बना है, सेप्टिक थ्रोम्बाई मतलब कि जिसमें पूरे इन्फेक्शियस थ्रोम्बाई बन गया। थ्रोम्बस मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि एक वो क्लॉट जैसा होता है, ठीक है, जो कि ब्लड के ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बना रहता है, उसको हम थ्रोम्बस कह देते हैं। A solid mass which is formed from the constituents of blood, उसको हम थ्रोम्बस कह देते हैं। अब ये जो थ्रोम्बस बना है अगर वो सेप्टिक हुआ मतलब कि वो इन्फेक्शियस है, ठीक है, तो ये जो सेप्टिक थ्रोम्बाई है अगर वो ब्लड में फैल गया, डिसएमिनेशन मतलब कि फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, ठीक है, तो अगर कोई भी सेप्टिक थ्रोम्बाई ब्लड में फैल गया है तो वही सेप्टिक थ्रोम्बाई जिस जगह पर जाएगा ब्लड के थ्रू उस जगह में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देगा, है ना। तो जहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेगा, अब क्योंकि वो सेप्टिक है, इन्फेक्शियस है, पैथोजेनिक है, तो वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर वो पस बना सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन कर सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन भी कर सकता है। इन्फेक्शन मतलब कि उस एरिया में जो इन्फेक्शन कर देगा उस एरिया की डेथ करा देगा, है ना। इन्फेक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना। तो वहाँ पर इन्फेक्शन कैसे करेगा, अगर वो ब्लड वेसल में अब वो सेप्टिक थ्रोम्बाई है तो वो किसी बहुत पतली जैसे कैपिलरी है वहाँ पर अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसके आगे का टिश्यू में ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो उसके आगे के टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना। उस आगे की टिश्यू में अब इन्फेक्शन हो गया मतलब ब्लड नहीं पहुँच रहा। क्यों ब्लड नहीं पहुँच रहा, क्योंकि उस पतली सी माइन्यूट कैपिलरी में ब्लड का फ्लो रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर थ्रोम्बस अटक गया है ना। तो अब उसके आगे का टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो अब धीरे धीरे वो इन्फेक्ट एरिया में सडन होने लगेगी, उस एरिया की डेथ होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर अब ब्लड नहीं पहुँच रहा, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहे, तो वहाँ पर उस एरिया की डेथ होने लगेगी, जिसको हम नेक्रोसिस कह देते हैं, ठीक है। तो पाइएमिया में क्या है कि जो सेप्टिक थ्रोम्बाई है वो फैल जाएगा ब्लड में और वो जहाँ पर भी पहुँचेगा
उस एरिया में वो एब्सेस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन वो सब करने लगेगा। कुछ ब्लड वेसल्स में वो अटक भी जाएगा, जिसके वजह से वो वहाँ की उसके आगे की एरिया में ब्लड सप्लाई को रोक देगा। उसके वजह से वो एरिया में सेप्टिक इन्फार्क्ट्स बन जाएंगे, मतलब उस एरिया का इन्फेक्शन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा और उसके बाद उस एरिया का नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरस इन्फ्लेमेशन। पर फ्लूइड लीक आउट हो रहा है। सीरस का मतलब होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड लीक आउट कहाँ से हो रहा है? या तो प्लाज्मा से आ रहा है वो फ्लूइड, या तो जो हमारी जितनी भी बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे कि प्लूरल कैविटी जो कि लंग्स के अराउंड जो कैविटी है, फिर पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हार्ट के अराउंड कैविटी है, और एब्डोमेन की कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, इनमें जो मेसोथेलियल सेल लाइनिंग है वो अगर फ्लूइड सिक्रीट कर रही हैं, जिनके वजह से इन बॉडी कैविटीज़ में पानी भर रहा है, जिसको हम इफ्यूजन कह देते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन। तो ये सारी फ्लूइड लीक आउट्स के वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको हम सीरस इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। फिर से, इट इज़ मार्क्ड बाय आउटपोरिंग ऑफ अ थिन फ्लूइड दैट depending on the site of injury is derived from either the plasma or the secretions of mesothelial cells lining the peritoneal, pleural and pericardial cavities called effusion। मतलब कि फ्लूइड या तो प्लाज्मा से आएगा या तो मेसोथेलियल लाइनिंग्स जो हैं हमारी बॉडी कैविटीज़ की, वहाँ से सिक्रीट होगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी कैविटीज़ में पानी भर जाएगा, जिसको हम इफ्यूजन कह देते हैं। जैसे यहाँ पर स्किन ब्लिस्टर का एग्जाम्पल दे दिया है। हमारे स्किन में जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं ना, जिसमें पानी भरा रहता है, वो कैसे बनते हैं? वो या तो जब हमारी स्किन जलती है, बर्न्स होते हैं, तब ऐसे पानी भरे वाले ब्लिस्टर्स बन जाते हैं हमारे स्किन में, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब बनते हैं स्किन ब्लिस्टर्स। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो हमारे स्किन के एपिडर्मिस में, या तो हमारे स्किन के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। ये रॉबिन्स का डायग्राम, इसमें क्या बता रहे हैं? ये एक स्किन ब्लिस्टर का सीरस इन्फ्लेमेशन की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दिखाई गई है। इसमें क्या है कि जो स्किन की जो ऊपर की एपिडर्मिस लेयर है, जो कि 5 लेयर से बनी रहती हैं, वो एपिडर्मिस लेयर उसके नीचे की डर्मिस की लेयर से सेपरेट हो गई है और वहाँ पर लोकली वहाँ पर पानी भर गया है, इफ्यूजन हो गया है। Skin blister showing the epidermis separated from the dermis by a focal collection of serous effusion। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम क्या है। मतलब कि अगर एक बार शरीर में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है उस एक्यूट इन्फ्लेमेशन का बॉडी में। तो जैसे कि यहाँ पर इंजुरी हुई, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और ट्रॉमा के वजह से, किसी भी रीज़न के वजह से इंजुरी हुई, हमारे बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? हमारे वेसोडाइलेशन हुआ, वैस्कुलर चेंजेस, फिर सेल्यूलर चेंजेस हुए, न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट हुआ उस जगह पर, और फिर मीडिएटर्स आए, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स, बहुत सारे मीडिएटर्स वहाँ पर आए। वहाँ पर पूरा इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चली। फिर क्या हुआ? यह इन्फ्लेमेशन या तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, मतलब कि जिस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो टिश्यू वापस अपने नॉर्मल ओरिजिनल
स्ट्रक्चर और शेप ले लेगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उसको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं। क्या होता है रेजोल्यूशन में? क्लियरेंस ऑफ इंजूरियस स्टिमुलाई। जो इंजूरियस स्टिमुलाई था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन, कोई भी पैथोजन, उसका पूरा क्लियरेंस हो गया। फिर उसके बाद जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे और एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स थे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, जो भी, वो भी पूरे क्लियर आउट हो गए। जो सेल्स खराब हो गए थे वो अपने वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वापस अचीव कर लेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड सेल्स विद द ओरिजिनल टिश्यू, और उनका फंक्शन वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया आपका रेजोल्यूशन। लेकिन अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हुआ, इसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ, तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स और ज़्यादा आएंगे, ठीक है, वहाँ पर और ज़्यादा लड़ाई होगी बैक्टीरिया या पैथोजन या टॉक्सिन्स के साथ, उन इन्फ्लामेटरी सेल्स की और ज़्यादा मीडिएटर सिक्रीट होंगे, तो जिसके वजह से वो एरिया की पूरी नेक्रोसिस हो जाएगी, वो एरिया पूरा ख़राब होने लगेगा और वहाँ पर पस बनने लगेगा। जो हमने पढ़ा था पस के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पस में क्या क्या होता है, लिविंग एंड डेड न्यूट्रोफिल्स, रेड ब्लड सेल्स, फाइब्रिन, डेड पैथोजेंस, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो पस बनाती हैं, तो वहाँ पर पस फॉर्मेशन या फिर एब्सेस हो जाएगा, जिसको हम सुप्यूरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्या होगा उसका? अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमने ठीक नहीं किया या बॉडी नहीं ठीक कर पाई, हमने बॉडी को वैसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इंजरी देते गए अपनी बॉडी को जंक फूड, स्ट्रेस, फिर उसके बाद बहुत बुरी आदतें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर कभी भी हमें मिट्टी के साथ नहीं जुड़ना, धरती के साथ नहीं जुड़ना, धूप नहीं लेना, जंक फूड खाना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, तो जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल के जो भी हमने गलतियां की हैं, उसके वजह से बाकी हमारी इम्यूनिटी कम होगी। हमारी इम्यूनिटी कम हुई तो उसके वजह से हमें सारे इन्फेक्शंस होने लगेंगे, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होने लगेंगी। बार बार इंजरी होती गई अब हमारी बॉडी में, तो अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पहुंच गए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन अब कन्वर्ट हो गया, प्रोग्रेस हो गया, बन गया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है? मोनोन्यूक्लियर सेल्स आएंगे, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा, एंजियोजेनेसिस जिसको कह देते हैं, और फिर फाइनली स्कार टिश्यू या फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा। अब ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये इसकी जब हीलिंग होगी, जब पस जो बना था उसकी जब हीलिंग होगी, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन की डायरेक्टली जब हीलिंग होगी, तब फाइब्रस टिश्यू बनता है जो कि खुद से फंक्शन नहीं कर पाता। तो यही है फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन या तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, अपने ओरिजिनल टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस ले सकता है, जिसको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं या रीजेनरेशन भी कह देते हैं। या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन पस बना लेगा, सुप्यूरेशन हो जाएगा, है ना, या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली फाइब्रस टिश्यू, बहुत लंबे समय तक अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो वो डायरेक्टली भी फाइब्रस टिश्यू बना सकता है। पस वाला टिश्यू भी फाइब्रोसिस हो जाएगा, उसकी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की भी आगे हीलिंग होके फाइब्रोसिस हो जाएगी। याद रखें, फाइब्रस टिश्यू, उसमें उस टिश्यू का ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस से नहीं आता।
लेकिन रेजोल्यूशन में उस टिश्यू का वापस उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फंक्शन आ जाता है वापस। लास्ट में हम पढ़ रहे हैं सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वजह से हमारी पूरी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। सिर्फ लोकल इफेक्ट्स नहीं, लोकल इफेक्ट्स हमने पढ़ लिया था, सेल्यूलर चेंजेस, वैस्कुलर चेंजेस, लेकिन अब हम पूरी बॉडी में देखेंगे कि पूरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वजह से। सबसे पहले हमें फीवर आएगा, फिर हमारे ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाएगा जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कह देते हैं। फिर हमारे लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स की भी स्वेलिंग हो जाएगी, उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसको हम लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस कह देते हैं, और शॉक भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि चारों सिस्टमिक इफेक्ट्स को। फीवर में क्या हो रहा है, फीवर क्यों हो रहा है? फीवर बैक्टीरियमिया की वजह से हो रहा है। बैक्टीरियमिया क्या पढ़ा था हमने? बैक्टीरियमिया में ब्लड में बैक्टीरिया था, लेकिन वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। और हमें फीवर क्यों आता है? इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे बॉडी में जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सिक्रीट होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भी बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो हाइपोथैलेमस में जाकर हमारे जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, उसको स्टिमुलेट करती है और उसके वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है ताकि जो भी हमारे बॉडी में दिक्कत आई है, जो भी पैथोजन एंटर किया है, वो उस पैथोजन को किल किया जा सके हमारे बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ाकर। देखिए हमारी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, हर समय हमारी बॉडी अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करती ही रहती है। हमारी शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, बस हमने ही अपने शरीर के अलग अलग चीज़ों के एक बस सिम्टम जो आ रहे हैं उनको अलग अलग बीमारियों का नाम दे दिया है, पर असल में वो तो बीमारी है ही नहीं, वो बस हमारे एक बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है अपने बॉडी से टॉक्सिन्स, पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के लिए। वो बीमारी नहीं है, हमारी हीलिंग पावर है, हमारी बॉडी का हीलिंग रेस्पॉन्स है। अगर ये सब फीवर, कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, पिंपल्स, एक्ने, अगर ये सब नहीं हो रहा है, मतलब हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है और हमें ऐसी हीलिंग रेस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अगर हमें ये सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, एक्यूट सिम्टम्स जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, कोल्ड, कफ, है ना, पिंपल्स, ये सब अगर नहीं आ रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल बहुत बहुत अच्छी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल बुरी है और ये सब एक्यूट सिम्टम्स भी हमें नहीं आ रहे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी हीलिंग पावर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट नहीं कर रही है, और आगे जाकर हो सकता है कि यही एक्यूट चीज़ें अगर जो बाहर नहीं निकल रही हैं, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होके और बड़ी बीमारियों को अंजाम दें। इसलिए हमें कोई भी एक्यूट डिजीज़ेस को मेडिसिन से सप्रेस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे एक्यूट सिम्टम्स हमारे बॉडी का बस एक हीलिंग मैकेनिज्म होता है टॉक्सिन्स को बहुत तेज़ी से एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाना। नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स का काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो ल्यूकोसाइटोसिस में इनका काउंट 4000 से 11000 से बढ़कर 15000 से 20000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो रहा है ये सब? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के वजह से हो रहा है, वायरल इन्फेक्शंस के वजह से हो रहा है, पैरासाइट्स के वजह से हो रहा है
है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ेगा तो न्यूट्रोफिलिया हो गया। वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ेगा तो लिम्फोसाइटोसिस हो गया। पैरासाइट्स जो वॉर्म्स हो जाते हैं ना हमारे पेट में, वो अगर आ गए हैं हमारे शरीर में तो योस्नोफिल्स का काउंट बढ़ेगा तो योस्नोफिलिया कह देते हैं हम। टाइफॉइड फीवर भी एक तरीके का एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जिसमें कि लिम्फोसाइटोसिस तो हो रहा है लेकिन ल्यूकोपीनिया भी हो रहा है, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स का काउंट भी कम होगा लेकिन उसके साथ साथ लिम्फोसाइटोसिस भी होगा, मतलब लिम्फोसाइट्स के काउंट भी बढ़ेंगे। देन लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस में क्या हो रहा है, इसमें यह है कि किसी भी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ जो हमारे इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन दे रहा है उसके वजह से ये लिम्फेंजाइटिस हो रहा है। इसमें क्या है कि हमारे जो लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं ना उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मतलब कि हमारे बॉडी में लिम्फैटिक सिस्टम है। लिम्फैटिक सिस्टम किससे बना है, लिम्फैटिक वेसल्स और लिम्फ नोड से, है ना। लिम्फोइड ऑर्गन से बना है, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और भी माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये सारे हमारे लिम्फैटिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो क्या होता है कि लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस में क्या हो रहा है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं ना वो इफेक्ट हो जा रहे हैं। लिम्फ नोड्स में क्या होता है कि हमारे शरीर का जितना भी हमारे ना एक आर्मी की तरह है हमारे लिम्फ नोड्स, हमारे लिम्फैटिक सिस्टम एक आर्मी की तरह है। वो पूरे ब्लड को डिटेक्ट करता है कि ब्लड में कौन सा पैथोजन, कौन सा हार्मफुल फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर में तो नहीं आ गया, वो सबको वो चेक करता है। एक आर्मी के सिस्टम की तरह काम करता है हमारा लिम्फैटिक सिस्टम। तो अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन आया, वो अगर हमारे लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया कोई फॉरेन एंटीजन, तो हमारे इम्यून सेल्स जो कि लिम्फ नोड्स में बैठे हुए रहते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, वो सब हमारे लिम्फ नोड्स में रहते हैं, स्प्लीन में रहते हैं। तो ये अब रेस्पॉन्ड करेंगे उस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, प्रोलिफरेशन होगा हमारे टी सेल्स, बी सेल्स का लिम्फ नोड्स के अंदर, जिसके वजह से हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया मतलब कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। हाइपर देखिए दो तरह का होता है, एक होता है हाइपरट्रॉफी जिसमें टिश्यू का साइज बढ़ता है, और हाइपरप्लेजिया में सेल्स का नंबर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है कि हमारे लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो रहे हैं। जब भी कोई भी फॉरेन एंटीजन उस लिम्फ नोड में पहुंचा तो वहां पर प्रोलिफरेशन होगा हमारे इम्यून सेल्स का उस फॉरेन एंटीजन को किल करने के लिए, जिसके वजह से हमारे लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। हाइपरप्लेजिया हो गया हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स का। हमारे फैगोसिटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, उनका प्रोलिफरेशन होगा हमारे लिम्फ नोड्स में। तो यही इन्हीं के वजह से, ये सब के वजह से जो अब वहाँ पर इन्फ्लामेशन चल रहा है हमारे लिम्फ नोड्स में, हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स में, उसके वजह से जो इन्फ्लामेशन हुआ उसको ही हम लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस कह देते हैं। नेक्स्ट है शॉक। शॉक में क्या है, शॉक में बहुत मैसिव रिलीज होता है साइटोकाइंस का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का। तो शॉक में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारे शरीर में बहुत मैसिव इंजरी हुई या तो बहुत भयानक इन्फेक्शन हो गया हमारे शरीर में, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, बहुत सिवियर टिश्यू इंजरी हो गई है, उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में साइटोकाइंस में बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। शॉक में क्या होता है कि
हमारे शरीर में बहुत मैसिव सीवियर इंजरी हो गई है या तो कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से हमारा शरीर में बहुत लार्ज क्वांटिटी में साइटोकाइन्स रिलीज होंगे। ठीक है, बहुत मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। शॉक में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सीवियर टिश्यू इंजरी हो रही है या तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है शरीर में, उसके वजह से हमारा बॉडी में बहुत लार्ज क्वांटिटी में साइटोकाइन्स रिलीज होंगे। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में साइटोकाइन्स रिलीज हो गए हैं जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अब इनके वजह से यही साइटोकाइन्स क्या करेंगे, बहुत पूरे बॉडी के शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनका वेसो डायलेशन कर देंगे, उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देंगे। उसके वजह से अब इतना ज़्यादा पूरे शरीर में वेसो डायलेशन हो गया है, पूरे शरीर में वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो वहाँ से पूरा फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा। सारा फ्लूइड अब एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में आ गया और ब्लड वेसल्स में हाइपोवोलेमिया हो गया, है ना, क्योंकि सारा फ्लूइड तो लीक आउट हो गया ना ब्लड वेसल्स से, तो अब हाइपोवोलेमिया हो गया और फिर क्या हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया और हाइपोटेंशन हो जाएगा। यही है यहाँ पर फेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था पहले। अगर हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो चल रहा है उसका हमने कॉजेटिव एजेंट, इटियोलॉजिक एजेंट को अगर हटा दिया तो या तो वो टिश्यू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उस टिश्यू का ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस से आ जाएगा, ठीक होके पूरा वापस हो जाएगा उस टिश्यू का ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं। और अगर वहाँ पर टिश्यू लॉस हुआ भी है तो उस जगह की वापस रीजनरेशन हो जाएगी या तो उसकी हीलिंग हो जाएगी फाइब्रोसिस के थ्रू। लेकिन अगर हमने इटियोलॉजिक एजेंट, कॉजेटिव एजेंट उस एक्यूट इन्फ्लेमेशन का नहीं हटाया और लगातार हमारे शरीर में वो इंजूरियस एजेंट बना ही हुआ है, तो हमारा शरीर उस एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पहले तो सुप्यूरेशन में कन्वर्ट करेगा, मतलब वहाँ पर पस बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर सुप्यूरेशन भी नहीं हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगर वो इंजरी बनी रही, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट इंजरी बनी रही, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।